Good evening, you're on The Nation at 5. I'm Anand Narsimhan. First up, the story coming in from Uttar Pradesh that is sending ripples not just across the political circles, but this has got perhaps shoots or dimensions and impact across multiple states of the country. Now, after the anti-terrorist squad of the Uttar Pradesh police busted a nationwide mass conversion racket with the arrest of two men identified as Umar Gautam and Jahangir Alam, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has taken stock of the matter and will charge the culprits under the NSA. According to sources, the information about this matter will soon be also formally shared with the UP government, by the UP government with the MHA, and they will also put in a request to the NIA to investigate this matter thoroughly. The culprits targeted vulnerable groups in society for conversion and were involved in conversion of over 1,000 people over the last 18 months. उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का जो मसला जिस तरह से सामने आया है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस की अगर बात करें तो उसे काफी महत्वपूर्ण जानकारी और जिस तरह से कई लोगों का बयान दर्ज किया जा रहा है उसमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आने वाले वक्त में इस मसले पर तफ्तीश का जिम्मा केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को भी सौंपा जा सकता है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले पर खत जो है वो गृह मंत्रालय को लिखेगी और गृह मंत्रालय से बकायदा ये अपील करेगी कि इस मामले पर जिस तरह से पाकिस्तान कनेक्शन, जिस तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का कनेक्शन इस मामले में सामने आ रहा है, लिहाजा इस मामले पर तफ्तीश का जिम्मा एनआईए को सौंपा जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो धर्मांतरण का एक रैकेट का पर्दाफाश किया गया था, उसके क्रम में हम लोग उन दो व्यक्तियों की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए हमने अप्लाई कर दिया है और इसके अतिरिक्त शासन से इन व्यक्तियों के खिलाफ तथा इस पूरे गैंग में इन्वॉल्व सभी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके अंतर्गत जो अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति है उसको गैंगस्टर के तहत कुर्क करने का तथा जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी अगर अपराध बनता है तो उसमें भी स्थानीय प्रशासन इसमें डिसीजन लेगा। शंकर आनंद इज जॉइनिंग अस। शंकर नमस्ते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो कड़ी है, ये जो घटनाक्रम की जो कड़ी है, ये दासना में उस मंदिर में घटी घटना से जाकर जुड़ते हैं इसके तार। और दूसरी बात ये कि कुछ इंक्रिमिनेटिंग वीडियोस भी लगे हैं जहां पर ये ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि ये इसको एक टास्क की तरह कर रहे हैं और इसको किसी को दिखाने की, दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इतने लोगों का धर्मांतरण किया है। निश्चित तौर पे देखिए आनंद, जिस तरह से इस मामले में एक साफ तौर पे एक साजिश, जो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा ये बाकायदा देखने को मिल रहा है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही इस मामले पर तफ्तीश का जिम्मा केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को भी सौंपा जा सकता है। एनआईए को सौंपने का मकसद एक ही है कि जिस तरह से इस मामले में जो एक तमाम जो इनपुट्स निकल के सामने आ रहे हैं और उस इनपुट्स को देखते हुए ही इसमें जो पाकिस्तान कनेक्शन, इसके साथ ही पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसका कनेक्शन सामने आ रहा है और इस मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर राजधानी दिल्ली तक का जो कनेक्शन अभी सामने आया है और इसके साथ ही दूसरे राज्यों के भी कनेक्शंस बाकायदा खंगाले जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी क्या इस तरह के कई लोगों का धर्मांतरण किया गया, क्या उत्तर प्रदेश में किन किन जिलों में ऐसा किया गया है, तो इन तमाम कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आ रहा है, जिस तरह से ये भी पता चल रहा है कि एक फॉरेन से पैसे आए हैं और काफ़ी मात्रा में पैसा आया है और कई लोगों के बैंक अकाउंट्स में बाकायदा गए हैं। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बाकायदा ईडी भी इस मामले की तफ्तीश कर सकती है। कहा जा सकता है कि ये मामला जो है इन्वेस्टिगेशन के जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, क्या एक सोची समझी साजिश के तहत इस मामले को अंजाम दिया जा रहा था, क्या इस मामले में जिस तरह से बाकायदा पैसे का लेन देन का मसला है तो वो किन किन लोगों के बैंक अकाउंट्स में पैसे गए, क्या इस मामले पर जो कैश का जो ट्रांजैक्शंस होते था तो वो कौन कौन करता था। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये मामला काफ़ी संगीन है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम हर एक पॉइंट्स पे तफ्तीश करने में जुटी हुई है और इस तमाम इनपुट्स को केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी जल्द ही साझा किया जाएगा। उसके बाद गृह मंत्रालय इस मामले पर फैसला लेगा, क्या इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा एनआईए को दिया जाए या नहीं। जी, Pranshu Mishra is also with us. Shankar, bane rahiye मेरे साथ. Shankar, one of the aspects is that the Uttar Pradesh government and the ADG Law and Order was very clear in his press conference yesterday that they took their time to gather concrete evidence.
Because this is a case where the burden of proof that there was a certain amount of inducement and a violation under Article 21, where there is a freedom to propagate your own, faith and to encourage people, and vis-a-vis forced conversion or conversion via inducement or deceit. And they believe, the Uttar Pradesh government and the cops believe, they have enough and more proof. Yes, Arun, that's right. In fact, this case, I am seeing it in clear two perspectives. One, of course, is the criminal investigation and the subsequent demand to probe into this entire matter on a pan-India level. That demand is being raised by the UP government to the MHA, and the ATS already has said that more than 1,000 conversions have been masterminded by these two people. And further investigation is on. We have also reported at how UP ATS has got the remand of 1 week for both the accused, and the sections of NSAs are also being proposed to be invoked against them. The political important point here is that, see, when BJP government, Yogi Adityanath government, brought in that much controversial, the so-called Love Jihad bill, at that point in time it was accused of trying to play politics. Now I think the BJP will clearly come out in open and say that, see, this was the rationale. There was something actually happening on the ground which has propelled us to bring this sort of a law, and what bigger case than this, which has been now disclosed by the ATS, and which UP police says that it is one of the biggest cases of organized conversion in Uttar Pradesh. So I think that political edge goes to the Bharatiya Janata Party. Opposition too will actually start seeing the political game plan behind this entire move, and they might call it a political move keeping the elections in mind. So this entire issue will clearly continue to play on two fronts. One, of course, the legal and the criminal investigation side, and the other on the political side, which we all know is going to be a big issue in the coming elections as well. Yes, but the politics is one aspect, but what is happening in and around is the details are a little startling, and if true, very, very worrying. Shankar, क्यों उत्तर प्रदेश जो ADG लॉ एंड ऑर्डर हैं प्रशांत कुमार और उत्तर प्रदेश ATS 4 जो टास्क फोर्स है, इन्होंने ये गिरफ्तारियां कहाँ की, और क्या बेसिस है इनका ये मानने का कि ये सिर्फ ये दो नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड गैंग है? देखिए, इस मामले में जो इस्लामिक दावा सेंटर जो है, इसका दफ्तर है, इसका हेडक्वार्टर जो एक तरह से कह सकते हैं राजधानी दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में बनाया गया था, और बाटला हाउस के उस दफ्तर में कल मैं गया था, उस दफ्तर में भी गया था। हालांकि उस दफ्तर के बाहर ताला लगा हुआ था, और आसपास के लोगों का हालांकि ये कहना था कि एक सोची समझी साजिश लग रही है, और हालांकि पुलिसकर्मियों पर ही सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से पुलिस का इन्वेस्टिगेशन इस मामले में बाकायदा आगे बढ़ा है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश ATS की टीम इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन करके कई इनपुट्स को खंगाला है, तो यहाँ पर साफ तौर पर पुलिसकर्मियों को कहना है कि देखिए, इस मामले में हमारे पास काफ़ी इनपुट्स को हमने पिछले कुछ दिनों के दौरान में हमने इकट्ठा किया है, और उसी के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। तो जामिया इलाके में उसका हेडक्वार्टर है, और जो मेन एक आरोपी यहाँ पे कह सकते हैं उमर गौतम को, वो उसको छोड़ करके वहां पे रहते हैं। तो उस घर पे भी हम लोग गए थे, लेकिन आसपास के लोग उमर गौतम के बारे में कुछ भी बात करने से फिलहाल मना कर रहे थे। और इस मामले पर अब दिल्ली पुलिस की टीम भी बाकायदा काफी एक्टिव होकर तफ्तीश कर रही है। क्या जामिया इलाके में इस तरह के जो धर्मांतरण का मसला पहले से भी चला आ रहा है, क्या इस मामले पर उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पे आते थे या नहीं आते थे, उन दफ्तर में कौन कौन से लोग आते थे, तो ये तमाम इनपुट अब दिल्ली पुलिस भी खंगाले में जुटी हुई है। तो ये जो जामिया का इलाका है और बाटला हाउस इलाके में उमर गौतम रहते थे, और इसके साथ ही जो दूसरा आरोपी है जहांगीर भी इसी इलाके में रहता है, तो जामिया का बाटला हाउस इलाके में, तो वहीं पर ठीक आसपास में ही दोनों का घर है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर धर्मांतरण की बात करें, तो यहाँ पर पैसे का लेन देन और तमाम जिस तरह से इनपुट सामने आ रहे हैं, तो इस मामले को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अब आंतरिक तौर पर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुट चुकी है, और खास तौर पर जो साउथ ईस्ट जिला पुलिस है वो इस मामले की तफ्तीश करवा रही है। और अगर इस मामले में जरूरत पड़ी तो निश्चित तौर पे स्पेशल सेल की टीम भी आगे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है कि बाटला इलाके में किस तरह से यहाँ पर धर्मांतरण का जो मसला है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था, और किस तरह से बकायदा यहाँ पर तमाम जो चीजें देखने को मिल रही थी। तो इस मामले के देखते हुए आगे कहा जा सकता है कि तफ्तीश का एंगल अभी कई है, और इस मामले पर दिल्ली पुलिस की टीम आगे। Well, thanks for your input, Shankar and Pranshu. We track the story closely. There will be political ramifications, but here is also the response that came from the victim's family, plus some of the other reactions that have come through. आपको कब जानकारी हुई कि आपके बेटे का धर्म परिवर्तन हो गया है? 10 मार्च के बाद में, जब बेटा हमारा यहाँ से चला गया था।
उसके पेपर निकाले थे बक्से में, पेपर निकले थे तब मालूम हुआ था कि उसने धर्म परिवर्तन करा लिया है। पेपर में क्या लिखा हुआ था? हिंदू से मुस्लिम। क्या उसका क्या नाम लिखा हुआ था पेपर में? उसका पेपर में लिखा आदित्य गुप्ता से अब्दुल कादिर। हमारी कोई बात नहीं हुई, उनकी मम्मी से बात हुई थी, तब उसने बताया कि हम केरल में हैं। क्या कुछ अपनी भाषा में कुछ बताया धर्म परिवर्तन के बारे में अपनी मम्मी को? हाँ कि हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे, हमें नौकरी मिल जाएगी, पैसा उसके अकाउंट में पैसा भी आया था और जगह भी देंगे, रहने के लिए देंगे, सब कुछ दे देंगे। ये एक सामाजिक जो है एक धर्मांतरण का मामला था सीधा सीधा। तो जो आईटीआई के साथ में जो मूक बधिर बच्चों का जो स्कूल है, वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर जो है वो साइन लैंग्वेज के तहत बच्चों का माइंड वॉश कर रहा था। तो इस गंभीर विषय के बारे में जैसे ही हमें पता चला, हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया। तो डीसी साहब ने हमें इसमें जो है एसआईटी गठित करके और इस मामले की जांच करने की बात की। अमानतुल्लाह ने जो बयान दिया कि बीजेपी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, आर्टिकल 25 और 21 के तहत हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट है। देखिए, यही सारी प्रवृत्ति इन लोगों की जो कहना चाहिए इनको महिमा मंडित किया गया था सपा कांग्रेस के ज़माने में, इन लोगों को आम आदमी पार्टी कर रही है। इस बात को लेकर एजेंसियां बहुत ही गंभीरता से इन बातों को बाकायदा राजनीतिक दलों की सरकारों को बता रही थी कि ये गंभीर विषय है, देश में बहुत माहौल खराब हो सकता है इससे, तमाम आतंकवादी भी इसकी आड़ में यहाँ आ सकते हैं देश के अंदर। सुरक्षा का भी मुद्दा था, क्योंकि धर्मांतरण को लेकर आपने देखा होगा जब से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तो हमने एजेंसियों की उन रिपोर्ट्स को निकालकर उस पर काम करना शुरू किया। आप लोगों के सामने भी कई बार ये बातें रखी गई और उसके बाद सदन में इस पर चर्चा हुई, जघन्य चर्चा, कई दिनों तक चर्चा चली। कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने मौलाना उमर गौतम साहब को और मौलाना जहांगीर कासमी साहब को, दोनों को गिरफ्तार किया है और ये इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया है कि ये दोनों ने धर्म परिवर्तन कराया और ये इल्जाम लगाया। लेकिन भाजपा उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के चलते हुए पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ना चाहती है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, वो मुसलमानों पर मुसलसल, दलितों पर मुसलसल जुल्म कर रही है। Moving on here on the Nation at 5, in a significant development, the Gupkar Alliance has announced that the leaders invited for the meeting with the Prime Minister on the 24th of June will attend. After the crucial meeting at Farooq Abdullah's residence, the alliance made its stand clear on the upcoming talks. While they welcomed the dialogue process by the centre, the Gupkar leaders reiterated their demand for restoration of Article 370 and 35A and the statehood of Jammu and Kashmir. PDP chief Mehbooba Mufti though continued to toe the Pak line, saying she asked the Indian government to also hold dialogue with the neighbouring country. सब लोग जानते हैं कि मुफ्ती साहब हमेशा डायलॉग की बात करते थे कि हर चीज़ का, हर मसले का हल जो है वो बातचीत में है, डायलॉग में है। इसलिए अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिल्ली में एक मीटिंग का इनेकाद किया है, तो उसमें भी बातचीत होगी, डायलॉग होगा। जम्मू कश्मीर के हवाले से हमें ये मालूम नहीं है कि उनका क्या एजेंडा है, पर हमारा अपना एजेंडा क्या है उससे हम बखूबी वाकिफ हैं। जिस तरह जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी पोजीशन है उसको ख़त्म किया गया गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से। सवाल इस बात का था कि जैसे आपने सुना कि वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें, जिनको उन्होंने बुलाया है, महबूबा जी, मुझे, तारिगामी साहब को, और जिनको भी हम में से बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं। Tejinder joining us live from Jammu. Arunima live here in the national capital with us. Most importantly, Tejinder, was this a consensus that everybody should attend? Because earlier there was talk that only Farooq Abdullah as leader or head of the Gupkar Alliance will attend. And is everybody now going to toe a different line in that meeting? See, Anand, it seems that the Gupkar Alliance is a house divided. Earlier,
there were speculation that Mehbooba Mufti is not going to attend, but now she said that she was persuaded by Farukh to attend this meeting. Now every constituent of this People Alliance for Gupkar declaration, they are going to join the meeting. That includes M.Y. Taregami, Farukh, Mehbooba Mufti, Umarullah. So all of them are going to attend the meeting. So it clearly seems that they don't have any consensus. You see, Mehbooba Mufti has already taken a U-turn. Earlier in the morning after the meeting, she said that India should hold dialogue with Pakistan. After a few hours, when she went to Beach Dehada to her father's grave, she gave a different statement. So it seems that they don't have a constant mindset what they want to talk. Though the center has already asked them to come and hold discussions on the future of Jammu and Kashmir, and this is a very significant move which comes after 2 years, almost 2 years. You know that on 5th of August 2019, when the Union government abrogated Article 370, bifurcated the erstwhile state of Jammu and Kashmir into 2 union territories, all these leaders, they were incarcerated, they were put behind bars. Now they are out in open, and their relevance, center has also accepted their relevance. That is why they have been called at the high table by the none other than but the Prime Minister. But there are strong voices which are saying that you have to move beyond these leaders. Gupkar does not define Jammu and Kashmir politics, and there are many others who want to not just get a chance at the mainstream but also want to play an active role as stakeholders in the story going forward, especially those who went out there and contested the Panchayat elections some time back and also the DDC elections recently. Arunima joining us from the National Capital. Arunima, what's the government's position? They've heard all the noises being raised by the Gupkar alliance. But what is the government likely to listen to? Are they going to look at all these pitches being made about going back to special status, etc., etc., talking to Pakistan? See, there is no question of going back to 370 and 35A. Even if the Kashmir parties, the Valley parties talk about it, the central government is very clear that that is history. Yes, there are some concerns in Jammu also about domicile, about land rights, but then without giving 370 or 35A protection, those rights of the population can be asserted. We've seen those examples in hill states, Himachal Pradesh for example, where land rights of people who live there are protected. So the central government is willing to think on those lines, willing to ensure job security for the locals. But like I said, no special status. Pakistan, as far as conversation with Pakistan goes, again, Mehbooba Mufti is not going to decide, and Kashmir will never be on the table, even if there are bilateral talks with Pakistan. There is a possibility that NSA might, in a pull aside, speak to his Pakistani counterpart at the SCO meet. But like I said, Kashmir is not on the table. So what's on the table really on the 24th? Government functionaries tell me that this should be seen as beginning of a process of starting a democracy or giving a boost to democracy, especially in the valley. These leaders from National Conference, from PDP, faced a lot of, they were discredited when August 5th, 2019 decision was taken. Separatists tried to slam them by saying, look, you supported India, you always advocated being with India, look what India has done to you, and that created this kind of mindset that there could be trouble in the valley. Some of these leaders are also incarcerated under Public Safety Act. Now the government says it has managed to set the separatist agenda aside completely, and it is time to give democracy a boost in the valley. That's the reason Prime Minister is willing to offer a confidence building measure, willing to listen to all these stakeholders in the valley, leaders of political party. If they want statehood, the government might tell them, we are willing to offer you statehood, just wait for the Delimitation Commission's report, just wait for the Election Commission to act on the Delimitation Commission's report. Right. I think that could be a takeaway that Gupkar alliance leaders take with them back to Srinagar when they leave New Delhi on the 24th or 25th. Well, thanks for your inputs, Tejinder and Arunima. Naya Jammu and Kashmir remains the subject matter of the first debate later tonight on the right stand. Take the coup poll and tell us what you think. Full statehood will it be the answer to Jammu and Kashmir's troubles is the question that we are asking on our coup poll of the day. Hashtag is Naya Jammu and Kashmir. The platform is coup. The handle is @News18. 37% of the respondents say yes, it could be the answer, but no, say 63%. So there is a strong number which says that there is much more to be done beyond just restoration of statehood. There's a lot of work to be done. What are the achievements? What are the challenges? We will debate that later tonight. For the moment, moving on here on The Nation at 5.
Now, a day after India set a world record by inoculating over 86 lakh people in a single day, it seems that the politics around vaccinations and COVID management continues unabated. Congress MP Rahul Gandhi put in a white paper on COVID management via a virtual press conference to slam the Modi government. On being quizzed as to why the opposition ruled states had low inoculation numbers, yesterday Rahul had said that all states should be looked in at the same light and assistance must be provided, especially vaccines, without any bias. BJP was also quick on the counter, with Dr. Sambit Patra countering Rahul Gandhi's claim point by point. He said all Congress-ruled states have lagged in COVID management and failed to tackle the second wave effectively. Some opposition states are still starving for the vaccine. The government must treat all states equally. This is a matter of life and death. And the government must not view Indian states as BJP states versus opposition states. All states must be viewed in the same light. All states must be provided with the same assistance. All states must be provided with the same quantity of vaccinations that are required. So this idea that there are some BJP states and there are some Congress states and we have to prove that BJP states are vaccinating better, which is embedded in the way the government is acting, is not a good idea. It's a dangerous idea for the country. मैं कुछ सवाल पूछूंगा और उसका उत्तर भी मैं ही दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका उत्तर राहुल जी नहीं देंगे। सवाल नंबर 1, ये जो सेकेंड वेव हुआ है, ये कहां से शुरू हुआ? कांग्रेस शासित राज्य से शुरू हुआ। सर्वाधिक मृत्यु किन राज्यों में हुए सेकेंड वेव के कारण? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। किन राज्यों में सर्वाधिक फैटेलिटी रेट, मृत्यु दर सर्वाधिक किन राज्यों में रही? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्य। किन लोगों ने यू टर्न करते हुए डिसेंट्रलाइजेशन के बाद सेंट्रलाइजेशन चाहा? उत्तर, कांग्रेस। Politics for the sake of it is a question. Why do politics on something which is an issue of public cause, for social welfare? And this is a fight for everyone because this is going to save lives. It's a shot of life. That's the vaccine, the Sanjeevani. Now, and also, why ignore facts that point in the direction of the Congress party and Congress-ruled states? Maria Shakil, our political editor, with us. Yes, Maria, so the BJP quick on the counter to try and take on Rahul Gandhi's jibes at the Prime Minister. Yes, and yesterday, the Union Health Ministry, when they put out data, they were very clear that it was the BJP-ruled states which were almost the driving force behind that 85 lakh plus vaccination drive on day one. As far as the Congress-ruled states are concerned, including Delhi, which is an Aam Aadmi Party-ruled state, they could not even cross the 1 lakh mark. So serious questions were raised about the opposition-ruled states and their ability to implement something as critical as the entire vaccination drive. And now we are seeing Rahul Gandhi, who has been for the last 1.5 years raising questions about the entire COVID management of the Modi government, is continuing to do so. But the BJP coming up with questions as to what has the Congress to explain, particularly with regards to the high fatality and high case numbers that were, of course, coming from the state of Maharashtra in particular during the second wave. Well, thanks for your inputs, Maria, but the BJP coming out and saying that the only thing that's been consistent with Mr. Rahul Gandhi's allegations on over the last 18 months is inconsistency. Moving on, meanwhile, the Aam Aadmi Party continuing to complain over the lack of vaccines provided to them by the centre on day one of the new centralised drive. Party's MLA Atishi has alleged that they did not even receive a single dose of vaccines from the centre, calling the situation similar to before. Aam Aadmi Party's claims have been countered by the government. Sources say that Delhi government has 11 lakh jabs available with them and more will be given to them by the end of the month. Apart from Union Minister Hardeep Singh Puri, now Union Health Minister Dr. Harshvardhan has also hit out at Chief Minister Arvind Kejriwal and asked him not to politicize the battle against COVID. When you already have 11 lakh doses of vaccines, as per this bulletin that you can yourself see, is the tweet misleading then, is the question? See, we have been receiving approximately between 13 and 15 lakh doses of vaccine as part of our central government and the state supply for the last 3 months. The problem, however, is that this speed of vaccine supply is just not enough. If we were to vaccinate 15 lakh people every month, then it's going to take 13 months to vaccinate the entire population of Delhi. And given the devastation we have seen in the second wave, we cannot wait for 13 months. So what were we thinking?
We were thinking that now the central government is starting this large nationwide universal vaccine campaign. It would mean that Delhi is going to be provided more vaccines. However, not a single dose of vaccine has been provided to us as a part of this campaign. 21st June has come and gone, and for us the vaccination program is exactly the same as it was. दिल्ली के पास 10 लाख डोज 21 तारीख को मौजूद थे और उन्होंने 76,000 के आसपास ये वैक्सीनेट किया है। आप एग्जॉस्ट तो करिए 10 लाख पहले, उसके बाद आपको दूसरा खेप दिया जाएगा। हर विषय में ये भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, इस प्रकार का जो रोना है ये अरविंद केजरीवाल जी करते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के सरकार की इन बातों पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। मैं उनसे आज निवेदन करूंगा कि वो पहले तीव्र गति के साथ वैक्सीनेशन आरंभ करें, बाद में अपनी एडवर्टाइजमेंट और अपने पब्लिसिटी का काम करें। Moving on, the key opposition meet under the banner of the Rashtra Manch called by NCP Chief Sharad Pawar were underway at his residence in Delhi. Now, prominent leaders from opposition parties like the Aam Aadmi Party, the Trinamool Congress, CPM, CPI have arrived for the meet. Also, economist Arun Kumar, lyricist Javed Akhtar too are a part of the meet. Meanwhile, the political strategist Prashant Kishore, who held 2 meetings with Sharad Pawar in the last 2 days, has called the Union United Front futile and said that he will not be present at the meeting. Arunima now joining us with more. Arunima, what is this meeting all about? And there was a lot of speculation that this entire United Front has been mooted by Prashant Kishore. Now we are given to understand he himself has said that this is a futile move. So what are these leaders meeting for? See, the presence of people like Javed Akhtar, Colin Gonsalves, S.Y. Qureshi, it makes it very clear that this is not just a political front. Because Javed Akhtar might be a name to reckon with as far as his craft is concerned. But politically speaking, can he really gather votes? Does he have that sphere of influence? Same for some of the other people that we mentioned. Now, what we are told by people associated with the Rashtra Manch is that this meeting was actually called at the behest of Yashwant Sinha. Sharad Pawar, because he is friends with Yashwant Sinha, he offered his residence to hold this meeting. What is being discussed by these like-minded people is the way forward for the country. Can they really come up as an alternative to both the Congress and the BJP? It looks unlikely because, like we discussed, there are a few people here present who don't really have a political background, so to say. Omar Abdullah left a few minutes back. Omar Abdullah is here for the meeting with the Prime Minister also in Jammu and Kashmir. He left just a few minutes back, and we are told at 5:30, around 5:30, a press conference will happen where the way forward for this front will be told to us. But at this stage, it looks like more like a think tank meeting than a platform than a third front or a fourth front meeting to take on the BJP and the Congress in the 2024 elections. Well, so what are they going to look at? The roadmap or setting up a political narrative or a narrative that continues to keep the interests of the country in mind but takes on the political leadership of the day or the government of the day? We'll have to wait and watch what they say in that press conference, which is scheduled in a short while from now. Arunima, thank you for your inputs. We're going to take a very, very short break here on The Nation at 5. Stay with us.